Today we will start adrenergic drugs. एड्रीनर्जिक ड्रग्स को हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं, एड्रीनोमाइमेटिक भी कहते हैं और एड्रीनोसेप्टिव्स भी बोलते हैं। अब इनका क्या मतलब होता है, हम दो को हम ऑलरेडी जान चुके हैं। एड्रीनर्जिक मीन्स जो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर बाइंड करती है, जिसके अंदर कैटेकोलामाइंस रिंग और नॉन कैटेकोलामाइंस की कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक, सिम्पैथो मीन्स सिम्पैथेटिक सिस्टम, माइमेटिक मीन्स उसको मिमिक करने वाला, यानी कि उस सिस्टम को इन्हांस करने वाला, एगोनिस्ट। देन इज एड्रीनोमाइमेटिक, एड्रीनो मीन्स एड्रेनर्जिक एंड माइमेटिक मीन्स किसी की एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाला। एड्रीनोसेप्टिव, सेप्टिव का मतलब होता है रिसेप्टर्स, यानी कि जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं उनको हम कहते हैं एड्रीनोसेप्टिव्स। अब इसके अंदर जब भी आप पढ़ेंगे आपको दो टर्म्स आपके सामने आएंगे, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, राइट। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि उसी की तरह काम करना। फॉर एग्जांपल, आपके टीचर ने आपको एक काम दिया कि जी आपको इसको इस तरीके से करना है, आपने वो कर दिया, दैट इज़ एगोनिस्ट। लेकिन कुछ खुराफाती होते हैं जो उस काम को दूसरे तरीके से करते हैं, मतलब कि जो टीचर ने कहा वो नहीं करना है, दूसरा काम करना है, तो वो क्या है, उसी का एंटागोनिस्ट, यानी कि वो काम नहीं करके उसको ब्लॉक मार के और दूसरा काम कर देना। तो सेम ऐसे ही होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, जो हमारी बॉडी का सिस्टम चल रहा है, अगर उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं या उसी न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी जैसा वो काम करते हैं, उनको हम कहते हैं एगोनिस्ट। और जो उस न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी जो बॉडी में है उसके अगेंस्ट वो काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट, राइट। अब हम इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हर चैप्टर के अंदर आपको इस तरीके से ही आप क्लासीफाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो दो तरीके से आप किसी भी ड्रग को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर हम इसको टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेकोलामाइंस एंड नॉन कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस जो नेम्स हमें बता रहा है कि कैटेकोलामाइंस आर दो जिसके अंदर कैटेकोल रिंग होती है, और कैटेकोल रिंग क्या होती है, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, राइट। इसके अंदर जो 3 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो 3 और 4 पे ही होना चाहिए। अगर बीच में ये यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा तो ये कैटेकोलर जो रिंग है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ द कैटेकोल रिंग, क्योंकि इसका जो SAR आगे आएगा वो सारा इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। तो कैटेकोल रिंग हमारा होगा 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। एक एग्जाम्पल है एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन एंड डोपामाइन, जिनके अंदर ये वाली रिंग होती है। देन इन नॉन कैटेकोलामाइंस, नॉन कैटेकोलामाइंस मीन्स जिसके अंदर ये रिंग नहीं होती है लेकिन वो एड्रीनर्जिक ड्रग्स है, बिकॉज दे एक्ट ऑन द एड्रेनालिन रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल इज फिनाइल्फ्रिन, एफेड्रिन, मिथॉक्सामिन एंड एम्फेटामिन। अब हम इसको दूसरे तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट इज डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्टिंग, राइट। अब इनको हम इजी वे में समझते हैं डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है। हमारा कॉलेज है, कॉलेज के अंदर हमारे डायरेक्टर सर हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल है और यहाँ पे आप लोग हैं स्टूडेंट्स, राइट। अगर हमें किसी टॉपिक पे डिस्कशन करनी है या आपको कुछ चाहिए कॉलेज में, तो आप स्टूडेंट सीधे डायरेक्टर सर के पास गए, डायरेक्टर सर से बात किया और आपका काम हो गया। वो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्टिंग। दिस इज़ डायरेक्ट एक्टिंग कि आपने डायरेक्टली अपना काम करा लिया। इनडायरेक्ट एक्टिंग, आप स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के पास आए, प्रिंसिपल सर ने या मैडम ने डायरेक्टर सर से बात की, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे भी आपका काम हो गया, लेकिन काम कैसे हुआ, इनडायरेक्टली, राइट। तीसरा मिक्स्ड, आप स्टूडेंट्स आए, ठीक है, मेरे पास आए,
हम दोनों एज ए रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर सर के पास गए, वो हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड एक्टिंग, यानी कि हम दोनों मिलकर डायरेक्टर सर के पास गए और हमारा काम बन गया। तो इसी तरीके से इसके अंदर यही इसका फंडा है, अगर ड्रग जाके रिसेप्टर के साथ डायरेक्ट बाइंड कर जाए, या फिर जो ड्रग है रिसेप्टर के साथ बाइंड ना करके वो किसी और एंजाइम या किसी और को एक्ट कर दे और वो जाके अपनी एक्टिविटी शो करे, ठीक है। और मिक्स के अंदर दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है, वो ऐसा भी कर सकता है और ऐसा भी कर सकता है। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रिनर्जिक ड्रग्स। तो हमने अभी कैटेकोलामाइंस एंड नॉन कैटेकोलामाइंस कर लिया था। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर रहे थे डायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स्ड एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट कहाँ एक्ट करेगी, दो ही रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, और दो रिसेप्टर कौन से हमारे पास, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर। तो जब अल्फा रिसेप्टर पे वो बाइंड करेगी तो दैट कैन बी नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब कि अल्फ़ा 1 पे भी बाइंड कर सकती है। अल्फ़ा कितने टाइप के होते हैं, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा एगोनिस्ट जो है वो अल्फ़ा 1 पे भी बाइंड कर जाए, अल्फ़ा 2 पे भी बाइंड कर जाए, उसको हम कहते हैं नॉन सेलेक्टिव, राइट। लेकिन जो सेलेक्टिव, सेलेक्टिव यानी कि अल्फ़ा 1 होगा या फिर वो अल्फ़ा 2 होगा, उसको हम कहेंगे सेलेक्टिव, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देते हैं कि डायरेक्ट जो एक्टिंग है वो दो जगह बाइंड करेगा, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के रिसेप्टर हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा जो है वो नॉन सेलेक्टिव है और सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव मीन इट कैन बी एक्ट ऑन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, एंड दिस कैन selectively act on alpha 1 and or alpha 2। नॉन सेलेक्टिव एग्जाम्पल है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। सेलेक्टिव एग्जाम्पल है अल्फा 1 का फिनाइल्फ्रिन, मिथॉक्सामिन, अल्फा 2 एगोनिस्ट क्लोनिडीन, ग्वेनाफेसिन, ग्वेनबेंस, डेटोमाइड एंड मीडेटोमाइडिन। तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, खुद आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, और उनकी सिंथेसिस भी आपको जो आपको करना है वो आप उसके अंदर से, बुक्स के अंदर से करेंगे। बीटा एगोनिस्ट नॉन सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव कौन सा होता है, आइसोप्रोटिनॉल एंड एपिनेफ्रिन, जैसे कि इसमें था, यानी कि ये बीटा 1 पे भी एक्ट कर सकता है और बीटा 2 पे भी एक्ट कर सकता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव क्या होगा, या तो वो बीटा 1 पे एक्ट करेगा या फिर वो बीटा 2 पे एक्ट करेगा। बीटा 1 पे जो एक्ट करेगा उसका एग्जाम्पल है डोब्यूटामिन एंड बीटा 2 का एग्जाम्पल है टर्ब्यूटामिल, सालब्यूटामोल, मेटाप्रोटिनॉल, इट्रोडिन। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट एक्टिंग को डिवाइड कर सकते हैं। मिक्स्ड एक्टिंग में एग्जाम्पल एफिड्रिन है, मिथेंट्रेमीन है, मेटारामिनॉल है। हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ये मिक्स्ड है। इनडायरेक्टली के अंदर एम्फिटामिन एंड टायरामिन। So this is the classification of adrenergic drug on the basis of mechanism of action or pharmacology. नेक्स्ट, अब जो ये रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्शन शो करते हैं। अब हमने कहा जी हमारे पास दो रिसेप्टर हैं और उनके फर्दर दो टाइप हैं, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, बीटा 1 बीटा 2। अल्फ़ा 1 क्या करता है, अल्फ़ा 1 जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब कि जो वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। दैन इज इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होता है, जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ पुश होता है। दैन इंक्रीज, उससे क्या होगा, इंक्रीज बीपी हो जाएगा। और क्या करता है ये, माइड्रियासिस करता है। माइड्रियासिस क्या होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपल, जो आइज़ का हमारा प्यूपल होता है उसको ये डायलेट करता है। जैसे कि हम कोई लेंस लगवाने जाते हैं या आई का ऑपरेशन होता है हमारा, तो उसको क्या करना होता है, उसमें प्यूपल को डायलेट करना होता है। तो वो यहाँ पे वो जो इंजेक्शन देते हैं वो सब यही होते हैं। दैन इज क्लोजर ऑफ इंटरनल स्पिंचर ऑफ द ब्लैडर। अल्फ़ा 2 का क्या काम करता है, इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिलीज। एसिटाइल कोलिन की इनहिबिशन कर देता है, तो एसिटाइल कोलिन के जो जो एक्शंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन का रिलीज़ कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन
दोनों तरीके से काम करता है। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो भी ये इंडिकेशन देता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो भी ये इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो ये इस डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है और हमें किस तरीके का हमारी बॉडी में एक्शन चाहिए। बीटा 1 क्या करता है, टैकीकार्डिया। देयर आर टू टाइप्स, टू वर्ड्स, ब्रैडीकार्डिया एंड ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, ब्रैडी के अंदर, ब्रैडीकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट कम हो जाता है और ट्रैकीकार्डिया के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। देन इज लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस, लिपो मीन्स लिपिड्स, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। इसके अंदर जो है लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है। देन इज इंक्रीज इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब, मायोकार्डियल कंट्रैक्शन मतलब कि हमारा जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, एंड देन इज रिलीज ऑफ रेनिन। रेनिन क्या करता है, वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसकी रिलीज से हमारी वैसो कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है। बीटा 2 का वैसोडाइलेशन करता है, ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर मतलब कि अस्थमा पेशेंट्स के लिए बीटा 2 एगोनिस्ट हम यूज़ करते हैं। इससे क्या करते हैं, वो वैसोडाइलेशन कर देता है या ब्रोंकोडाइलेटर हो जाता है, और तो उससे एयर पास जो है हमारी इजीली हो जाती है। तो ये अस्थमा पेशेंट को ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देन इंक्रीज मसल्स एंड लीवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब हमारी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कहाँ स्टोर होता है, हमारी बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। तो जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब कि टूट जाना, तो ग्लाइकोजन का टूट जाना, ग्लूकोज का बन जाना, तो ये कौन करता है, ये भी बीटा 2 एगोनिस्ट करते हैं। देन इज रिलीज ऑफ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का रिलीज हो जाना, ये ग्लूकागोन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। देन इज रिलैक्स यूट्राइन स्मूथ मसल्स, यानी कि जैसे कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए स्मूथ मसल्स को प्रेगनेंसी जो है इजीली हो जाए तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद उसको रिलैक्स करने के लिए भी हम उसको इंजेक्शन और वो देते हैं, तो वो क्या होता है कि उससे रिलैक्स हो जाता है। वो क्या होते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनोसेप्टर्स एंड देयर एक्शन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, जिसको बच्चे देख के घबरा जाते हैं, दैट इज़ SAR। SAR जो है बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही टिपिकल है, आप इसके स्ट्रक्चर को देख कर ये सब, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दिस इज़ द मैड केम इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, बस आपके पास इसका लॉजिक होना चाहिए, पढ़ना कैसे है। अब हम कह रहे हैं जी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि स्ट्रक्चर का एक्टिविटी से क्या रिलेशनशिप है, यानी कि स्ट्रक्चर में हम ऐसा क्या चेंज करें कि जिससे उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। अब जो ये दवाइयाँ बनती है, ये अलग अलग दवाई कैसे बन रही है, जैसे कि मार्केट के अंदर हमारा पहले ये डिक्लोफिनक सोडियम था, राइट, अब हमारा डिक्लोफिनक पोटेशियम भी आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि जब इसका देखा गया कि जिन पेशेंट को बीपी हाई होता है और उनको उसकी भी प्रॉब्लम है, किसकी, हार्ट प्रॉब्लम है, और साथ में उनका बीपी भी हाई रहता है, और हमने उनको सोडियम दे दिया, डिक्लोफिनक सोडियम, यानी कि पेन किलर हमने डिक्लोफिनक सोडियम दे दिया, तो उससे क्या होगा, सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो उससे क्या होगा, जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो उसका बीपी बहुत और भी हाई हो जाएगा। तो जिसका बीपी ऑलरेडी हाई है, अगर हमने उसको डिक्लोफिनक सोडियम एज ए पेन किलर दे दिया तो उसका बीपी तो और हाई हो गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इसीलिए उसकी जगह क्या बनाया गया, डिक्लोफिनक पोटेशियम। पोटेशियम जो है वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं करता है, उसकी वजह से उसका बीपी हाई नहीं होता। यानी कि जिन बीपी हाई जो पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनको हम डिक्लोफिनक सोडियम एज ए पेन किलर नहीं देते हैं, उनको हम डिक्लोफिनक पोटेशियम देते हैं। तो ये चीज़ें सारी कहाँ से हुई, जैसे जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वैसे वैसे हमने उनका सोल्यूशन निकाला। तो SAR भी वही है कि हमने सपोज हमने एक ड्रग दिया, वो एगोनिस्ट पे बाइंड हो गया, ठीक है, उसको अपना एक्शन शो कर दिया, और साथ में वो दूसरी जगह भी बाइंड हो गया और वहाँ पे भी उसने अपना एक्शन शो कर दिया। दवाई तो हमने ली थी पेट दर्द की, लेकिन साथ में उसने सर दर्द भी कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा
कि वो हमारे पेट में ही जाके एक्ट करे, हमारे उन्हीं रिसेप्टर के साथ बाइंड करे, हमारे हेडेक वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड ना करे। तो दिस इज़ ओनली द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, कि इसके अंदर हम इस तरीके से ड्रग को बनाए कि हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उसको कम से कम हम रख सकें, और जो हमारा थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है उसको हम बढ़ा सकें। यही होती है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करें, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करें, सो दैट दे कैन बाइंड विद द रिसेप्टर्स with a proper bonding and show the therapeutic action without the side effect or the limits मतलब लिमिट्स में जो है उसके साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए जो कि बेरेबल हों, राइट। हम स्टार्ट करते हैं SAR ऑफ एड्रिनर्जिक ड्रग, या हम इसे कह सकते हैं SAR ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। अभी हमने पीछे कैटेकोलामाइन और नॉन कैटेकोलामाइन रिंग पढ़ी थी कि जी हमारे ये होता है। अब हम इससे स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज कहाँ करते हैं। हमारा एक SAR के अंदर हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब कि सेंटर पॉइंट, उसके चारों तरफ ही हम उसके अंदर चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर ही उठा के उल्टा कर दिया हमने। जो उसका न्यूक्लियस है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ही हम किस किस तरीके से चेंज करें उसको हम SAR कहते हैं। अगर हमने इस बेंजीन की जगह या इस इनकी जगह कुछ और लगा दिया, या इसका स्ट्रक्चर ही चेंज किया, ये मतलब कि ये न्यूक्लियस ही चेंज कर दिया, तो उसको हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप नहीं करेंगे, ठीक है। हमें बेसिक न्यूक्लियस वही रखना है, उसके ऊपर हमें जो ग्रुप्स लगे हैं उनकी जो बॉन्ड है, ग्रुप को हटाना है, ग्रुप को लगाना है, उसकी जगह कोई और लगाना है, वो सब हमें करना है। लेकिन हमें उसका स्केलेटन सेम रखना है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ चीज़ें लगी हुई है, राइट। तो इसी तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द रीढ़ की हड्डी, ये हमारे रीढ़ की हड्डी है। हमें जो भी चेंजेस करने इसके ऊपर करने हैं, और फिर हमें देखना है कि उसमें क्या चेंज होता है। अब हमारी ये रीढ़ की हड्डी जो है स्ट्रक्चर की, इसके अंदर इसको हम 3 हिस्सों में बांट जैसे जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड को हम 3 हिस्से बांट देते हैं, ये थोरैसिक है, ये लंबर रीजन है। इसी तरीके से हमने अपने स्ट्रक्चर को 3 पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हम कहते हैं जी ये फिनाइल रिंग पोर्शन है, दूसरा हमारा इथाइलिन लिंकेज है। इथाइलिन कैसे हुआ, ये C ग्रुप और ये C, 2 कार्बन हो गए, तो ये क्या हो गया, इथाइलिन लिंकेज। एंड थर्ड वन इज़ अमीनो टर्मिनल, और इसका अगर हम इसका नाम दें तो ये क्या है, बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, और इस साइड क्या बच गया, ये इथाइलामीन, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक न्यूक्लियस ऑफ एड्रिनर्जिक ड्रग्स। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारा फिनाइल रिंग के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कहता है डायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एट द मेटा एंड पैरा पोजिशंस ऑफ द एरोमेटिक रिंग एंड बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन। मीन्स डायरेक्ट एक्टिंग प्रॉपर्टी के लिए, डायरेक्ट एक्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए कि ड्रग कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ड्रग के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, एट मेटा एंड पैरा पोजिशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। ये जो एरोमेटिक रिंग है इसकी मेटा और पैरा, अब इसकी मेटा और पैरा क्या होगी, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो इसके एडजेसेंट क्या होगा, ऑर्थो, ये मेटा और ये क्या होगा, पैरा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ होना चाहिए डायरेक्ट एक्टिंग के लिए, मेटा पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और जो ये बीटा हाइड्रोक्सिल है, ये जो OH लगा हुआ है, ये भी करेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ कि इस ओरिएंटेशन किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ओरिएंटेशन हम देख रहे हैं रिसेप्टर के उसके अंदर, कि रिसेप्टर के अंदर ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ओरिएंटेशन होना चाहिए, इस तरीके से इसका फेस होना चाहिए
कि हमारी जो रिसेप्टर है उसके साथ इसकी अच्छी बाइंडिंग हो सके। सपोज़ हम एक ताला है, ताले से चाबी खोलनी है, तो भाई चाबी को जब हम अच्छे से सेट करेंगे तभी ताला खुलता है ना। अगर चाबी इधर उधर हो जाती है तो ताला नहीं खुलता है। तो सेम हियर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर हमें रिसेप्टर के पास एक्टिविटी देखनी है तो हमें जो भी हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं उनकी ओरिएंटेशन या उनकी शेप या उनका साइज़ या उनकी जो ओरिएंटेशन है वो कैसी होनी चाहिए, सो दैट दे कैन फॉर्म द रिसेप्टर बॉन्ड विद द रिसेप्टर। क्योंकि हम रिसेप्टर की शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। वी कैन चेंज द ओरिएंटेशन एंड शेप ऑफ द ड्रग विच वी आर सिंथेसाइजिंग आउटसाइड आवर बॉडी, राइट। ऐसे ही फिर इससे एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, इन दोनों के अंदर भी देखो OH है, इसके अंदर भी OH है और यहाँ पे भी इसका करेक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट कहते हैं ये रिप्लेसमेंट ऑफ कैटिकॉल रिंग बाय रिसोर्सिनॉल इंक्रीज बीटा-2 सेलेक्टिविटी। बीटा-2 सेलेक्टिविटी के लिए जो ये कैटिकॉल रिंग है, कैटिकॉल रिंग क्या है, जिसके अंदर OH ग्रुप क्या है, साइड बाय साइड है, राइट। अगर हमने इसको रिसोर्सिनॉल क्या होगा, बीच में यहाँ पे गैप आ गया, दोनों के दोनों OH ग्रुप कहाँ पे हैं, हमारे मेटा पोजिशन पे, ठीक है। तो ये कौन सा रिंग हो गया, ये था कैटिकॉल रिंग इन विच OH इज साइड बाय साइड, एंड दिस इज हम रिसोर्सिनॉल रिंग जिसके अंदर OH आ रहा है एट द मेटा पोजिशन। ऐसा करते ही इसकी बीटा-2 सेलेक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। अब ये बीटा-2 सेलेक्टिव हो गया, क्यों हो गया, बिकॉज मेटाबॉलिज्म बाय COMT हमने जो कैटेकोलामाइन का बायोसिंथेसिस कैटाबॉलिज्म किया था उसमें भी हमने देखा था COMT इज कैटिकॉल O मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये जो एंजाइम है ये कैटिकॉल रिंग पे एक्ट करता है और उसका मेटाबॉलिज्म करता है। तो जब इसके अंदर कैटिकॉल रिंग होगी ही नहीं तो किसका मेटाबॉलिज्म करेगा ये, ठीक है। तो जब इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होगा, लंबे टाइम के लिए अवेलेबल होगा, और उससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है, टाइम जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए हमारी बॉडी में अवेलेबल होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द COMT विच इज़ एन एंजाइम फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटिकॉल रिंग, राइट। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ मेटा हाइड्रोक्सी ऑफ कैटिकॉल इंक्रीज बीटा-2 सेलेक्टिविटी। रिप्लेसमेंट ऑफ मेटा हाइड्रोक्सिल ऑफ कैटेकोलामिन, कैटिकॉल का मेटा कौन सा है, ये वाला, इसकी जगह अगर हम ये लगा दें, क्या लगा दें, मिथाइल हाइड्रोक्सिल, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल हमने जो लगाया उससे क्या होगा, बीटा-2 सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, सेम वही कि मेटाबॉलिज्म बाय COMT एंजाइम नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन जो है अल्फ़ा-1 अल्फ़ा-2 बीटा-1 बीटा-2 पे एक्ट करती है, और साल्बुटामॉल सेलेक्टिव बीटा-2 पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये बीटा-2 सेलेक्टिव के लिए अगर पूछा जाए हमसे तो हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। दैट इज़ रिमूवल ऑफ पैरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम एपिनेफ्रिन मेक्स द मॉलिक्यूल सेलेक्टिव फॉर अल्फ़ा-1। अब तो बीटा की बात चल रही थी, अब अल्फ़ा-1 की बात चल पड़ी है। अल्फ़ा-1 के लिए क्या होना चाहिए कि ये वाला OH हमें रिमूव कर देना है, कौन सा, पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। अब ये ग्रुप रिमूव हो गया तो ये बन गया फिनाइलफ्रीन एंड दिस इज़ अल्फ़ा-1 एगोनिस्ट। अब एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, सोचने वाली है, हम ये कह रहे हैं कि इसको ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो ये अल्फ़ा-1 हो जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे तो ये बीटा-2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो रिसेप्टर्स इस टाइप के हैं कि अगर अल्फ़ा-1 की जो
शक्ल है वो ऐसी है कि अगर हम ये लेके जाएंगे वहाँ पे तो इस ग्रुप की वजह से उसके अंदर वो फिटिंग नहीं आएगी जो कि उसकी आनी चाहिए फॉर द थेरापेटिक एक्शन। ठीक है, तो उसकी जो शक्ल है, जो रिसेप्टर का शेप है, उसके बेसिस पे हमने ड्रग को डिज़ाइन करना है। तो हमने जब डिज़ाइन किया तो हमने देखा कि भाई ये जो OH है, दिस इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम to bind with the alpha 1 receptor. That's why we remove this OH group from the epinephrine, and we find that after removal of OH we get a structure that is phenylphyrine, which form a very good bonding with the receptor and shows the therapeutic effect, so that it become alpha 1 agonist और ये alpha 1 पे ही selectively bind करता है and show its therapeutic effect। तो कहने का मतलब ये जो हम ये चेंजेस कर रहे हैं वो क्यों चेंजेस कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग रिसेप्टर और उसके बीच में बन सके, ड्रग के बीच में, और ड्रग हमारा एक्शन शो कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी, अब ये तो हमारी ख़त्म हो गई कि हमारी फिनाइल के ऊपर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं इथाइलिन लिंकेज की, जो बीच में हमारी लिंकेज थी ना, ये वाली, दिस इज़ इथाइलिन लिंकेज। इथाइलिन लिंकेज क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है, इसके लिए इसको हम इथाइल कह रहे हैं। और ये लिंकेज यानी कि इसको इससे जोड़ रही है, इसको इससे जोड़ रही है और इसको इससे, अमीनो को एरोमेटिक से जोड़ रही है, इसीलिए इसका नाम है इथाइलिन लिंकेज। फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी अमाइनो शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग बाय 2 कार्बन। यानी कि ऑप्टिमम एक्टिविटी यानी कि मिनिमम एक्टिविटी देखने के लिए ये तो होना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि एरोमेटिक रिंग अमीनो से 2 कार्बन से सेपरेट तो होगी ही होगी। अगर ये बीच में 1 कार्बन भी आ जाता है, अगर ये अमीनो ग्रुप यहाँ लग जाता है तो भी ये एक्टिविटी शो नहीं करेगा, बिकॉज हमारे रिसेप्टर की जो शक्ल है वो इस तरीके की है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो ही वो उसके साथ जाके बाइंड करेगा, अदरवाइज़ वो उसके साथ बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखो नॉन एपिनेफ्रिन के भी है, एपिनेफ्रिन के पास भी है और आइसोप्रोटेनॉल के पास भी है। ठीक है, अब कहते हैं हम मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूशन ऑन द अल्फा कार्बन डिक्रीजेज मेटाबॉलिज्म बाय मायो, यानी कि जो इथाइल एंड मिथाइल सब्स्टिट्यूशन ऑन द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा हमारा, ये वाला हमारा अल्फा कार्बन है। ठीक है, इस अल्फा कार्बन पे अगर हम मिथाइल लिंकेज लगा देते हैं तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है बाय मायो। मायो क्या है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम है, उससे इसकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। जब मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोड्यूसेस कायरल्टी, द मोर पोटेंट एंशियोमर हैज़ ए आर कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने पढ़ा है आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, हमने पढ़ा है उसमें, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। अब ये कहता है कि जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सिल, ये अल्फ़ा है, ये बीटा, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है ये कायरल होना चाहिए, और इसकी वजह से इसके अंदर 2 ओरिएंटेशन बनता है, एक बनता है आर और एक बनता है एस। आर और एस क्या होता है डिटेल में आप जो है ऑर्गेनिक की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर जो OH है उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, उसकी वजह से इसका नाम जो है आर और एस रखा गया। अब ये होता क्यों है, अब हम कह रहे हैं कि जी आर जो है वो अच्छी अटैचमेंट देता है, अच्छा मोर पोटेंट है देन द एस। क्यों है, इट फॉर्म 3 पॉइंट अटैचमेंट सो इट्स मोर एक्टिव। इसके अंदर 3 पॉइंट अटैचमेंट होती है, फिनाइल रिंग अटैच हो रही है, OH अटैच हो रहा है और NH, यानी कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ कंपैटिबल विद द रिसेप्टर वेयर इट हैज़ टू बी बाइंड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये वाला OH है दिस इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि इसकी
इसकी ओरिएंटेशन ही ऐसी हो गई है कि ये उस रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए कैपेबल नहीं है, ये उससे आउट ही हो जाता है, मतलब प्रेजेंट तो है लेकिन ये उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 3 पॉइंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के एरोमेटिक रिंग भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। लेकिन इसके अंदर जो ये OH है, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, दैट्स वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन द एस एपिनेफ्रिन या एस एनेंशियोमर। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट आर एपिनेफ्रिन हैज़ 12 to 15 times more वैसोप्रेशर एक्टिविटी कंपेयर टू एस एपिनेफ्रिन। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाई आर इज़ मोर पोटेंट, ठीक है। तो मोर पोटेंट किस लिए है जी, क्योंकि ये बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, 3 साइड बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, इसीलिए दिस इज़ मोर पोटेंट। अब हमने 2 पॉइंट तो पढ़ लिए कि हमने एरोमेटिक रिंग पढ़ लिया और हमने इथाइलिन भी पढ़ लिया। अब हमें हमारा लास्ट रहता है कि हमारा अमीनो टर्मिनल कैसा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, अमीनो ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डायरेक्ट एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एक्टिविटी। तो पहला काम तो यही हो गया जी, अमीनो ग्रुप जो है ये इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जो भी हम एक्टिविटी लिख रहे हैं, सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर है हम उसी के बारे में लिख रहे हैं जी, ये होना ज़रूरी है। कोई भी पॉइंट है उसी में हम ये कह रहे हैं। एरोमेटिक जब हमने लिखा तो हमने कहा जी ये होना ज़रूरी है। फिर हमने इथाइलिन लिंकेज लिखा तो हमने ये कहा जी इथाइलिन लिंकेज होना ज़रूरी है, इसके बिना एक्टिविटी नहीं होगी। ऐसे ही अमीनो टर्मिनल की बात है, तो अमीनो टर्मिनल हमने क्यों लिया है, क्योंकि अमीनो टर्मिनल का होना ज़रूरी है रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के लिए। तो अमीनो ग्रुप जो है इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये अमीनो नॉन एपिनेफ्रिन में अमीनो है, एपिनेफ्रिन में अमीनो है, आइसोप्रोटानोल में अमीनो, टर्ब्यूटानिल में अमीनो है, ठीक है। उसके बाद सारब्यूटामोल में अमीनो है। अब ये जो अमीनो ग्रुप है दैट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों हो सकते हैं। जब ये फाइंड आउट किया गया तो ये देखा गया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर मोर पोटेंट कंपाउंड्स। अगर ये हमारा सेकेंडरी या प्राइमरी अमीन है तो ये मोर पोटेंट होता है। मोर पोटेंट क्यों होगा, पोटेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छी एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो मोर पोटेंट क्यों होगा, सेम वही आंसर कि इसकी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, इसीलिए ये मोर पोटेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बारे में कि और इसके साथ क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं। द नेचर ऑफ द अमीनो सब्सटेंट अफेक्ट द रिसेप्टर सेलेक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड इन जनरल एज द बल्क ऑफ नाइट्रोजन सब्सटीट्यूएंट इंक्रीजेज डिक्रीज द अल्फा एगोनिस्ट एक्टिविटी एंड इंक्रीज द बीटा एगोनिस्ट एक्टिविटी। यानी कि अल्फा डिक्रीज कब होगा, सबसे पहले इसने क्या कहा कि जो ये अमीनो ग्रुप है इसके ऊपर अगर हम बल्क लगा देते हैं, सपोज यहाँ पे मिथाइल था, हमने यहाँ लगा दिया आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल होते ही क्या हो गया, ये बीटा सेलेक्टिव हो गया। बीटा सेलेक्टिव यानी कि बीटा 1 पे और बीटा 2 पे ये एक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ था तो ये नॉन सेलेक्टिव था, इट कैन बी एक्ट ऑन अल्फ़ा और इट कैन बी एक्ट ऑन बीटा, दोनों पे ये एक्ट करता है। और इस पे आते ही यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लिंकेज लगते ही ये जो है बीटा सेलेक्टिव हो गया। अब ये कहता है बल्क ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप इंक्रीज द सेलेक्टिविटी ऑफ द ड्रग। अब जितना हम इसके ऊपर बल्क बढ़ा देंगे यहाँ पे उतना ही इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, सेलेक्टिव हो जाएगी टूवर्ड्स द बीटा, ठीक है। जैसे टर्ब्यूटालिन है, टर्ब्यूटालिन जो है वो बीटा 1 बीटा 2 एगनिस्ट है, लेकिन जो सालब्यूटामोल है वो बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ज़रूरी है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर जो ग्रुप हम अटैच करते हैं कि जो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी एक्टिविटी किस तरीके की होगी, बिकॉज दे फॉर्म द बॉन्डिंग विद द रिसेप्टर। लास्ट हम कंक्लूजन हम किस पे पहुँचे कि लार्ज सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो ग्रुप डिक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म बाय मायो, ठीक है, एज अमीनो ग्रुप इज़ प्रोटेक्टेड बाय बल्की ग्रुप। जो हमारा लास्ट में अमीनो ग्रुप लगा हुआ था
अगर वो बल्कि है तो उससे क्या होगा कि जो मायो एंजाइम है वो इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता है, ये प्रोटेक्ट हो जाता है, और उससे क्या होगा, इसकी जो मेटाबॉलिज्म होगा वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। तो दिस वाज एड्रीनर्जिक ड्रग, एड्रीनो रिसेप्टर्स एंड द SAR। इसमें हमने यही पढ़ा कि कैटेकोलामाइंस, नॉन कैटेकोलामाइंस होते हैं, और इस तरीके से हम SAR को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जी SAR आ गया, इतना बुक में से ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे इस तरीके से तो बहुत ईजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और हर चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या कहना है, मेड केम इज़ अ वेरी ईजी सब्जेक्ट। थैंक यू।